हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नयन प्रताप कॉम्पिटेटिव क्लासेस 2.0 में। तो दोस्तों, मैं नयन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम लोग अपने इस चैनल पे इसी चैनल पर हम लोग क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th के साइंस के वीडियोज़ अपलोड कर रहे थे दोस्तों। लेकिन अब इस समय से आज से हम क्या करेंगे, आज से हम इस चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम इस चैनल पर क्या करेंगे, हम इस चैनल पर इतिहास को, भूगोल को, फिर हम कहें तो अर्थशास्त्र को, हम कहें तो और अन्य जो अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के संबंधित जो करंट अफेयर्स है, उन सभी चीज़ों की वीडियो को अपलोड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समय को बिना गंवाए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज के लिए हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? तो आज के लिए हमारा टॉपिक है हमारा इतिहास। आज क्या है हमारा इतिहास। ये जो इतिहास है हम शुरू कर रहे हैं, इसको शुरू करने से पहले हम कुछ मेन पॉइंट्स को जानेंगे। उन पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे हमारा जो इतिहास होता है, आप तो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। एक को कहते हैं हम प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरे को कहते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरे को कहते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। यानी कि अगर हम देखें, अगर हम बताएं आपको, अगर हम आपको क्लियर करें, जैसे कि अगर ये आपका इतिहास है, अगर ये आपका इतिहास है तो भारतीय इतिहास को कितने भाग में बांटते हैं दोस्तों? भारतीय इतिहास को क्लासीफाई करते हैं 3 मेजर पार्ट्स में। बांटने के लिए एक और पार्ट होता है दोस्तों, जिसको समकालीन भारत कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसको 3 ही भाग में बांटते हैं। एक कहलाता है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा कहलाता है मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा कहलाता है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। तीसरा हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? आधुनिक भारत का इतिहास। ये 3 मेजर पार्ट्स में हमारे भारत के जो इतिहास है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आना चाहिए भाई कि आखिर ये इतिहास है क्या। तो इतिहास हम कह सकते हैं कि इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है, इतिहास क्या है? एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे अतीत में हुई घटनाओं को क्या करता है? अतीत में हुई घटनाओं को बतलाता है। घटनाओं को क्या करता है? बताता है। ये हमारा क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। तो बात ये आएगा भाई, क्या अतीत में घटित हुई सारी घटनाएं आपका इतिहास है? तो ऐसा नहीं है। हम कहेंगे इतिहास उन्हें कहेंगे जिनके हमारे पास कुछ रिटेन सोर्सेस हो, लिखित स्रोत हो, ठीक है, या फिर विदेशी यात्रियों का वर्णन हो, या फिर हमें कुछ साक्ष्य प्राप्त हो, पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। जैसे पुराने समय में वीणा वादन करते हुए समुद्रगुप्त जो है वह एक सिक्के पर चित्रित पाए गए हैं। इससे ये जानकारी मिलती है कि प्राचीन समय में समुद्रगुप्त नामक एक शासक रहा करते थे जो कि भारत में शासन करते थे। ठीक है, ठीक वैसे ही हमारे पास अनेक चीज़ें मिलती हैं। जैसे विशाल अन्नागार मिलता है, फिर विशाल स्नानागार मिलता है। ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं। ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, उन्हें हम इतिहास कहेंगे। अब मेगास्थनीज की इंडिका नामक पुस्तिका है। फिर वैसे ही रेहला जो है एक पुस्तक है। ठीक है, रेहला नामक पुस्तक में भी भारत के इतिहास का वर्णन किया गया है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे इतिहास के रिटेन सोर्सेस हैं और उन्हें हम क्या बोलेंगे दोस्तों? इतिहास। यानी कि जिसके हमारे पास रिटेन सोर्सेस हों, जो भविष्य में हुई हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? इतिहास। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो प्राचीन भारत का जो इतिहास है वह अननोन टाइम से, कितने टाइम से? अननोन टाइम से, मतलब इसकी समय सीमा की जानकारी नहीं है। अननोन टाइम से चलता है भाई कितने तक? तो ये चलता है आपको 712 ईस्वी तक। और ये आपको 712 ईस्वी से चलता है दोस्तों कहाँ तक? ये आपको चलता है 1857 की क्रांति तक। ठीक है, दरअसल बात 1857 की क्रांति तक जाएगी,
लेकिन याद रखेंगे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी और फिर यहाँ से 1757 की क्रांति में यानी कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज जो होते हैं वह मुगलों से उसका जो शासन का अधिकार होता है उसको ले लेते हैं। और यहाँ से याद रखेंगे 1757 से 1947 तक जो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर करीब 200 साल तक अंग्रेज भारत में शासन करेंगे। और फिर इसके आगे 1947 से हम पढ़ेंगे 1965 तक, जब तक कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू मर नहीं जाते हैं। ये हम समकालीन भारत में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे इतिहास है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, ये बेसिक था हमारा। अब देखिए हम जो है हम एक नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे दोस्तों। जो ये नोट्स हम बनाए हम खुद के रिटन नोट्स है और मैं कैरियर ऐप से पढ़ा हूँ दोस्तों। और मैं कैरियर ऐप के जो अभिषेक सुमन सर हैं उन्हीं का यह नोट्स है और उनके द्वारा ही हम उन्हीं के जो नोट्स हैं उनको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपको भी कुछ बताऊँ, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जो हमारा इतिहास था जो 3 मेजर पार्ट में बटा था, पहला एंशिएंट, दूसरा मेडाइवल और तीसरा था मॉडर्न। तो ये हमारा मेडाइवल इंडिया है जो 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक चलता है और 1707 से लेकर 1857 की क्रांति तक चलता है। कहाँ पर? आधुनिक भारत के इतिहास में। तो चलिए देखते हैं हमारा जो मेडाइवल इंडिया है, इस मेडाइवल इंडिया में मध्यकालीन भारत में 2 मुख्य शासक शासन करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 2 मुख्य वंश शासन करते हैं। पहला होता है दिल्ली सल्तनत और दूसरा क्या होता है? मुगल वंश। पहला होता है दिल्ली सल्तनत, दूसरा होता है मुगल वंश। दिल्ली सल्तनत जो है उस पर उसकी गद्दी पर, राजगद्दी पर हम बात करें कि कौन बैठेगा, तो उसकी राजगद्दी पर बैठेगा कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक बैठेगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर देख लें कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 में। और इसका पतन कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। याद रखेंगे, आगे बढ़े भाई। तो 1526 ईस्वी में जैसे इसका पतन होगा तब तक मुगल वंश आ जाएगा और मुगल वंश 1526 से 1707 तक चलेगा मध्यकालीन भारत में, और फिर 1707 से लेकर 1947 तक चलेगा आधुनिक भारत में, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं और समझते हैं दोस्तों। 712 ईस्वी में सबसे पहले यह, चूँकि 712 से 1707 है और यहाँ पर 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, तो इसके बीच में भी कालक्रम है जिसमें मोहम्मद गजनवी जो है वह भारत पर लगभग कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। 1025 ईस्वी में लास्ट आक्रमण किया था। चलिए देखते हैं। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, यह बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, बात करें मुगल डायनेस्टी की, तो मुगल डायनेस्टी जो है वो 1526 से 1707 ईस्वी तक चलेगा। कहाँ पर? ये चलेगा आपको मध्यकालीन भारत में, और 1707 से 1857 की क्रांति तक जो चलेगा वो चलेगा आधुनिक भारत में, ठीक है। और आधुनिक भारत में आगे भी चलेगा। याद रखेंगे कि मुगल पीरियड इज नॉन एज सेकेंड गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मुगल पीरियड को, मुगल काल को भारतीय इतिहास का द्वितीय स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इट्स बिफोर, याद रखेंगे, क्योंकि इसके पहले जो है इन गुप्ता पीरियड, गुप्त वंश में, गुप्त काल में फर्स्ट गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का प्रथम स्वर्ण काल कहा गया था गुप्त पीरियड को। अब ये स्वर्ण काल क्यों बोलते हैं भाई? तो क्योंकि स्वर्ण काल बोलने के पीछे रीजन ये है क्योंकि इस समय में भारत जो है, भारत में विभिन्न प्रकार के स्मारक एक्सट्रीम डेवलपमेंट हुआ था। अंतरिम रूप से मतलब कि बहुत ही चरम रूप से शीर्ष पर, प्रगति पर भारत था, ठीक है। वो चाहे स्मारक के क्षेत्र में हो, चाहे विभिन्न क्षेत्रों में था हमारा भारत देश प्रसिद्ध था। तो याद रखेंगे गुप्ता पीरियड हमारा कब से कब तक चलता है? 319 से चलता है 540 तक। 319 से चलता है 540 तक। और हमारा कौन सा पीरियड है भाई? तो हमारा जो पीरियड है यह है आपको मुगल पीरियड, और मुगल पीरियड को हम क्या बोलेंगे? सेकेंड गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। यानी कि मुगल पीरियड इज ऑल्सो नॉन एज सेकेंड गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब देखिए भाई, मुगल वंश की स्थापना कौन करता है भाई? तो याद रखेंगे कि मुगल वंश की स्थापना बाबर करता है। बाबर की बात करें तो बाबर जो है 1526 में भारत में आता है और 1530 में इसकी डेथ हो जाती है। 1526 में भारत में आता है, 1530 में इसकी डेथ हो जाती है। बाबर के जन्म की बात करें तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना तुर्की में हुआ था। इसका जन्म फरगना तुर्की में हुआ था। किसका? बाबर का जन्म। किसका जन्म हुआ था? बाबर का। बाबर का जन्म हुआ था
फरगना तुर्की में कब भाई? तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को, 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। अगर बात करें भाई आगे बात करें भाई, तो कह रहा है कि ही वॉज द रूलर ऑफ फरगना, वह फरगना का शासक था। याद रखेंगे, हिज फादर नेम वाज उमर शेख मिर्ज़ा, उसके पिताजी का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा था। और फिर हिज मदर नेम वाज कुतलुग निगार बेगम, उसकी माँ का नाम कुतलुग निगार बेगम था। एक बात ध्यान रखेंगे कि जो उसके पिताजी जो थे उमर शेख मिर्ज़ा, वह तैमूर के वंशज हुआ करते थे, जबकि उनकी जो माता थी वह चंगेज़ खान की पुत्री हुआ करती थी, मतलब वंशज हुआ करती थी। याद रखेंगे कि तैमूर जो था, तैमूर के तरफ से बाबर जो था वह 5वां सक्सेसर था, 5वां नंबर का उत्तराधिकारी था, जबकि चंगेज़ खान की तरफ से जो हमारा बाबर था वह 14वें नंबर का सक्सेसर था या राजा था। जब बाबर 1494 ईस्वी में बाबर के पिता मरे, याद रखेंगे कि बाबर का जन्म 1483 में हुआ था और बाबर मात्र 11 साल का था, तो इसके पिताजी की डेथ हो गई थी। और जब इसमें 1483 में 11 साल जोड़ेंगे भाई तो आएगा 1494, और 1494 में बाबर ने 1484 ईस्वी में बाबर के पिता जैसे ही मरे तब बाबर मात्र 11 साल का था और वह फरगना का शासक बना। लेकिन आसपास के सभी राजाओं ने साम्राज्य छोड़ने के लिए मजबूर किया। तब बाबर वहां से भाग खड़ा हुआ और समरकंद पर शासन करने लगा। अब याद रखेंगे कि ये समरकंद कहाँ है भाई? तो ये वही समरकंद है जहाँ पर कभी तैमूर लंग शासन किया करता था। 1398 में भारत में आया था तैमूर लंग, याद रखेंगे। आगे अगर बात करें दोस्तों, तो कहता है यहाँ पर कि बाबर जो है समरकंद पर अधिकार तो कर लिया, लेकिन 8 साल तक शासन करने के पश्चात उसे स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी की प्राप्ति नहीं हुई। ही वॉज नॉट स्टेबल एट 8 ईयर्स, 8 सालों में वह स्टेबल नहीं हो पाया। और उस पर उज्बेक शासक ने आक्रमण किया, और उसके बाद उस पर उज्बेक शासक ने आक्रमण किया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी जैसे ही उसकी मृत्यु नहीं हो गई, उज्बेक शासक के आक्रमण करने के फलस्वरूप उसे वहाँ पर एक युद्ध का सामना करना पड़ा। याद रखेंगे कि 1494 ईस्वी में वह कहाँ पर का शासक बना? फरगना का। लेकिन वहाँ पर शासक के द्वारा मजबूर करने के फलस्वरूप वो वहाँ से भागा, और 1494 में 8 साल जोड़ेंगे तो वह समरकंद पर शासन किया 8 साल, तो 92 हो गया। और 94 में 8 साल जोड़ेंगे तो 1502 हो गया। और 1502 में एक और युद्ध हुआ, बैटल ऑफ सरेपुल का युद्ध हुआ, जो बाबर और शहबानी खान के बीच में हुआ, जिसमें शहबानी खान जो है वो पराजित हो गया, जिसमें शहबानी खान जीत गया और बाबर जो है वो पराजित हो गया। और बाबर काबुल और कंधार पर जाकर अधिकार कर लिया। ये वही काबुल और कंधार है जहाँ पर कभी शासन किया कौन करते थे? चंगेज खान के वंशज। आते हैं भाई 1507 ईस्वी में बाबर ने क्या किया? वहाँ पर कुछ शासन करने के पश्चात 1504 में बाबर आक्रमण करके काबुल कंधार पर वहाँ का शासक तो बन गया, लेकिन वहाँ पर 3 साल तक शासन करने के पश्चात उसने क्या किया? बादशाह की उपाधि धारण की। और बादशाह की उपाधि धारण करने के फलस्वरूप इसका नाम हो गया क्या? जहीरुद्दीन मोहम्मद बादशाह। ठीक है, यह बादशाह याद रखेंगे। बादशाह और बादशाह की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है स्टेबल रूलर। जिसका अर्थ क्या होता है? स्टेबल रूलर। याद रखेंगे दोस्तों, बाबर को स्टेबल रूलर हम बस बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि बाबर का नाम अब जैसे ही उसने बादशाह और बादशाह की टाइटल लिया तो उसका नाम क्या हो गया? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह। लेकिन बाबर के शासन में आर्थिक संकट आने की वजह से बाबर ने निर्णय किया कि वह भारत जाकर धन लूट कर आएगा और अपना राज्य समृद्ध बनाएगा। इस प्रकार बाबर जो है वह क्या किया? बाबर ने भारत आने की प्लानिंग की। लेकिन बाबर डिड फर्स्ट अटैक इन इंडिया इन 1519। बाबर ने पहला आक्रमण भारत पर 1519 ईस्वी में किया, जो बाजौर के भेरागढ़ किले पर किया। एंड इट्स बैटल, और इसी युद्ध में ही यूज्ड कैनन एक्सप्लोसिव, उसने तोप और गोलों का उपयोग किया। और यह बात वह अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखता है, जिस ऑटोबायोग्राफी यानी कि उसकी आत्मकथा का नाम क्या है? उसकी आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। आफ्टर इट्स 3 अटैक
इन सिंध एंड कश्मीर इन 5020 टू 5021। बोल रहा है कि इसके अलावा उसने 3 और आक्रमण किए जो कि सिंध और कश्मीर पर किए, जो 1520 और 1521 में किए। उस समय हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा था और शासन कर रहे थे लोधी डायनेस्टी, और लोधी डायनेस्टी एक अफगानी वंश था, ठीक है। और याद रखेंगे उसका जो सुल्तान था, उसका सुल्तान था इब्राहिम लोधी, जो 1517 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1526 में इसकी मृत्यु हो गई। याद रखेंगे दोस्तों कि उस समय लोधी वंश की राजधानी जो थी वो कहाँ थी, आगरा थी, और इसके 2 सूबेदार थे, एक थे दौलत खान लोधी और एक थे आलम खान लोधी। दौलत खान लोधी जो थे वो पंजाब के सूबेदार थे, और आलम खान जो लोधी थे वह दिल्ली के सूबेदार थे। इन दोनों ने, ये दोनों जो थे, इनमें आलम खान लोधी जो थे वो इब्राहिम लोधी के चाचा थे। और बताइए कि चाचा को एक राज्य दे दिया जाए शासन करने के लिए, और भतीजे को दे दिया जाए कि पूरा साम्राज्य की देखभाल करे, तो चाचा तो बौखलाएंगे। तो चाचा ने क्या किया ना, इस आलम खान लोधी ने क्या किया, इसने बाबर को निमंत्रण भेजा। इसने योजना बनाया कि बाबर को आमंत्रित किया जाए, और वह तैमूर का वंशज है, और धन संपदा को लूट कर जब वह चला जाएगा तो दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लेगा। ये कौन? आलम खान लोधी। इब्राहिम लोधी का अंकल आलम खान लोधी का हो जाएगा। तथा इब्राहिम लोधी के समकालीन राजस्थान में एक शासक थे जिनका नाम, जो मेवाड़ में शासन कर रहे थे, जिनका नाम था राणा संगा, और उनका वास्तविक नाम था संग्राम सिंह। याद रखेंगे कि राणा संगा ने 1517 ईस्वी में घटोली के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया था, लेकिन उन्होंने हराने के पश्चात दिल्ली पर भी या आगरा पर भी या लोधी वंश को समाप्त नहीं कर पाए थे। इसलिए इनका भी प्लान था कि जब बाबर आएगा और धन लूट के चला जाएगा तो दिल्ली पर इनका अधिकार हो जाएगा। किनका? मेवाड़ के शासक राणा संगा का उर्फ संग्राम सिंह का। याद रखेंगे, इसलिए बाबर की मदद करने के लिए ये सोचे, याद रखेंगे। अब ये बाबर की मदद करने के लिए सोचे भाई, तो याद रखेंगे कि तो बाबर को दौलत खान लोधी ने इनवाइट किया और राणा संगा ने वादा किया, लेकिन बाबर के पास केवल 12,000 सैनिक थे और लोधी वंश के पास 1 लाख सैनिक थे। बाबर के पास 12,000 सैनिक थे और लोधी वंश के 1 लाख सैनिक थे। इसलिए उसने रणनीति बनानी शुरू की। किसने? बाबर ने। और बाबर ने भाई क्या रणनीति बनानी शुरू की? तो याद रखेंगे कि बाबर ने क्या किया, इसने रणनीति शुरू की बनानी। तो उसने क्या किया, बाबर 12,000 सैनिक लेकर पहुंचा पानीपत, और पानीपत के यमुना नदी, पानीपत किस नदी के किनारे था? यमुना नदी। तो पानीपत यमुना नदी के किनारे स्थित है। बाबर वहाँ के लोगों से सहायता मांगा और उसने रणनीति बनाई, जिस युद्ध की रणनीति को कहा गया तुलगमा युद्ध नीति, कहा गया तुलगमा युद्ध नीति, जिसमें उसने क्या किया, एक तरफ यमुना नदी का पानी था और दूसरे तरफ उसने खाई खुदवा दिया, और बीच में एक ऐसा रास्ता बनवाया जो क्या था, आगे की तरफ पूरा खुला हुआ था और अंदर की तरफ क्या हो गया था, पतला हो गया था। जिसके कारण होगा क्या कि अगर सैनिक सामने से आक्रमण करेंगे तो कुछ सैनिक आएंगे बहुत अधिक मात्रा में, तो अधिक मात्रा में आने पर जब रास्ता कम होगा तो वे दब के कुचल के मर जाएंगे, या कुछ यमुना नदी में गिर जाएंगे या कुछ खाई में गिर जाएंगे, ठीक है। और इसलिए इस युद्ध नीति को क्या कहा जाता है? तुलगमा युद्ध नीति। यहाँ पर इसने क्या किया था, 2-2 गाड़ियों के बीच में, ये 2-2 गाड़ी है, इसके बीच में 1-1 तोप सजाया था। 2-2 गाड़ी के बीच में 1-1 तोप सजाया था। और इस प्रकार तोप सजाने की विधि को क्या कहते हैं? उस्मानी आर्ट कहते हैं, उस्मानी कला कहते हैं। बाबर के 2 प्रमुख तोपची थे जो तोप को संचालित करते थे, जो तोप को चलाते थे, जिनका नाम था मुस्तफ़ा खां और उस्ताद अली, जिसका नाम क्या था? मुस्तफ़ा खां और उस्ताद अली। और इसके बाद लड़ा गया एक ऐतिहासिक युद्ध जिसे कहा गया बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की लड़ाई, जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोधी की हार हुई। चूँकि यह युद्ध अर्ली मॉर्निंग में ही होना था, सुबह में ही होना था, लेकिन बाबर ने रात में ही गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके फलस्वरूप लोधी वंश के हाथियों ने अपनी सेना को ही कुचल दिया तथा बाबर ने लोधी को हराया और बैटल फील्ड में ही, यानी कि युद्ध क्षेत्र में ही, रणभूमि में ही
बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया और बाबर ने मुगल डायनेस्टी की स्थापना की। यहाँ से दोस्तों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे। हम ये वीडियो कंटिन्यू कराएंगे दोस्तों, क्योंकि ये देख लीजिए, ये अपना नोट्स जो है इसमें पूरा आपका नोट्स है, पूरा आपका हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आप सपोर्ट करते हैं, अगर आप इस चैनल को और सब्सक्राइब करवाते हैं, लाइक्स बढ़वाते हैं, व्यूज आते हैं, तो मैं इस चैनल पर लगातार कॉम्पिटिटिव वीडियोस को लेके आता रहूँगा। इसी प्रकार मैं साइंस की भी वीडियो लाऊंगा। इसी प्रकार मैं लाया हूँ दोस्तों क्वेश्चन बैंक तो ना बोलेंगे, हम बोलेंगे एसएससी का घटना चक्र, वो भी लाया हूँ, उसकी भी वीडियो मैं बनाता रहूँगा। दोस्तों इस मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसकी PDF को प्राप्त करने के लिए आप नयन प्रताप कॉम्पिटिटिव क्लासेस 2.0 जो चैनल है, जो टेलीग्राम पर बना हुआ है, उसको जाकर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, गुड नाइट।